वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने अभी तक गांधी जी बैक टू इंडिया आए थे 1915 में, और उसके बाद उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। इतना तक हमने कवर किया था। इस लेक्चर में हम उनके लाइफ स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, एंड द मेन पर्पस ये है कि ये हम क्वेश्चंस मेंस के जो है उसके आंसर दे पाए। आज का हमारा एजेंडा ये है कि 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन, मैनी वॉइसेस जो गांधीयन एरा में सपोर्ट किए थे नेशनलिस्ट मूवमेंट को, और 2021 का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी जी, इसको हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम लाने के लिए ऐसी क्या मजबूरी थी कि उनको कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का सहारा लेना ही पड़ा। अब एक एक इवेंट हम देखेंगे। ये जो एक एक इवेंट है इसको हम डिटेल में, जैसे कि ये चंपारण सत्याग्रह है, बाद में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चौरी चौरा, जलियांवाला, ये सब का अलग से लेक्चर आएगा, पूरा सेपरेट वीडियो आएगा। लेकिन इसमें हम गांधी जी की इवेंट्स, लाइफ स्टोरी की इवेंट्स को कंटिन्यू कवर कर रहे हैं, इसलिए इसको सिर्फ थोड़ा सा टच देके उसको लीव कर देंगे और आगे की इवेंट को देखेंगे तो कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी। तो सबसे पहले 1915 में गांधी जी बैक टू इंडिया आए, और 1960 में उन्होंने लखनऊ कांग्रेस का एक सेशन को अटेंड किया, जिससे उनका नाम काफी प्रचलित हुआ। इसकी वजह से 1917 में चंपारण में एक नील की खेती के लिए उनको मजबूर कर रहे थे ब्रिटिशर्स, और उन पे काफी टैक्स लगा रहे थे। इसकी वजह से गांधी जी को राजकुमार शुक्ला नाम के एक पीजेंट थे बिहार के, उन्होंने गांधी जी को न्योता दिया कि आप आए और चंपारण के खेडूतों को उनका जो राइट है वो दिलाए। तो फिर गांधी जी वहां पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह करके उनको न्याय दिलाते हैं। फिर 1917 में ही दूसरा इवेंट होता है अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह जिसमें अंबालाल साराभाई के खिलाफ उनके ही वर्कर्स, उसका एक डिटेल वीडियो भी आएगा, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्कस कर लेता हूँ कि प्लेग की सिचुएशन जब हुई थी उस वक्त फैक्ट्रीज के ओनर ने उनको, जो वर्कर्स थे, उनको बोला था कि आपकी सैलरीज है वो दुगनी हो जाएगी। फिर जब प्लेग की सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है तो वो उनको वेजेस काफी कम कर देते हैं, 50% पे ला, वो काफी कम कर देते हैं, 50 में से 20% ला देते हैं। तो वर्कर्स की यही मांग थी कि हमें वेज ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन वो फैक्ट्रीज के ओनर देने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर वर्कर्स ने गांधी जी का सहारा लिया, और गांधी जी के साथ वर्कर्स बैठे और सत्याग्रह किया, और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक बोलते हैं उसको, और गांधी जी को इसमें भी सफलता मिली। फिर 1980s में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जिसमें गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों साथ में मिलकर खेड़ा के जो खेडूत थे, किसान थे, उनको उन्होंने जस्टिस दिलाया और ज्यादा टैक्स भरने से उनको बचा दिया। तो ये तीन मेजर इवेंट थे, गांधी जी को सक्सेस मिली। अब 1980 तक हमने कवर कर लिया है। अब मेजर ईयर आता है, वो है 1990। 1919 में क्या चल रहा था, तो पूरी दुनिया में हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर वन 1950 से 1990 तक चला है। तब वॉर की सिचुएशन थी, और वॉर में ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था। तो ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी इंडिया, तो इंडिया में रिबेलियन ना हो इसके लिए ब्रिटेन ने एक एक्ट निकाला था, जिसको रॉलेट एक्ट, जिसे डिफेंस एक्ट भी बोला जाता है, लेकिन रॉलेट एक्ट था। उसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया गया था कि जब तक वर्ल्ड वॉर रहेगा तब तक वो एक्ट कंटिन्यूएशन में रहेगा, जिसमें इंक्लूड था कि विदाउट एनी वारंट किसी की भी वो लोग धरपकड़ कर सकते हैं।
अब होता ये है कि 1919 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाता है, फिर भी ब्रिटिशर्स ने ये रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था, वो कंटिन्यू करते हैं। गांधी जी ने उनको लेटर भी लिखा उस समय के वाइसरॉय को कि ये एक्ट आप रिपील कर दो क्योंकि अभी वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गया है। फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ अब मेजर रायोट्स होते हैं, सब लोग सत्याग्रह में जुड़ जाते हैं। इसी की एक घटना है अमृतसर के जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग, इस पे भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो जलियांवाला बाग में 1919 में जो मैसेकर होता है, जनरल डायर के एक ऑर्डर के थ्रू वहां पे हजारों लोगों को जिंदा गोली मारी जाती है। ये 1990 का रॉलेट एक्ट, इसके अपोज में सब लोग सत्याग्रह पे बैठे थे, और जो वहां पे उनके कुछ लीडर्स थे, उनकी उन्होंने धरपकड़ की थी रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग। इसके खिलाफ ये लोग एक सत्याग्रह करने वाले थे। अब 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इसकी वजह से गांधी जी ने बोला कि मेरी आत्मा कांप चुकी है ये देख के। तो इसके खिलाफ गांधी जी ने अभी ऐसा सोचा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जरूरत है। उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने ही वाले थे, और ऐसा उन्होंने बाहर उन्होंने बोल भी दिया था, उन्होंने जाहिर भी कर दिया था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन जब तक वो स्टार्ट करते तब एक घटना ऐसी बनती है कि जो इस क्वेश्चन का बेस है। 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट बनता है, जिसमें 22 पुलिस की हत्या की जाती है हिंसा के थ्रू। इस पे भी अलग लेक्चर आएगा कि क्यों हत्या करते हैं वो, उसमें कौन जिम्मेदार था और ऐसा करना चाहिए था कि नहीं, इस पे पूरा अलग लेक्चर आएगा। लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट बनता है, तब गांधी जी यहाँ पे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है उसको रोक देते हैं कि अभी लोग तैयार नहीं है, वो लोग हिंसा के थ्रू अपना राइट मांगना चाहते हैं। दैट इज नॉट द वे। अहिंसा को वो लोग अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ब्रिंग आउट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी जी ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 में हुआ था। इसको भी हम देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कौन कौन से थे, क्यों क्यों थे? क्योंकि अभी गांधी जी को लगता था कि यहाँ पे लोग समझ नहीं पाते हैं कि क्या है नॉन वायोलेंस, क्या है अहिंसा, क्या है सत्याग्रह। इसलिए उन्होंने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का सहारा लिया। तो कौन कौन से कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम किए? तो सबसे पहले है कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करना, जो कि लखनऊ बैक 1960 में हुआ था। और हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का एक वन ऑफ द पर्पस हिंदू मुस्लिम यूनिटी था। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम में पहला पॉइंट यह है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा यह है कि रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। बाद में जाके हरिजन सेवक संघ, जो हम देखेंगे कि पुना पैक्ट के बाद हुआ। फिर तीसरा है कि सेल्फ रिलायंस, जो अभी आत्मनिर्भरता की बात है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ महात्मा गांधी जी, जो खादी मेकिंग के थ्रू और नेशनल प्रोडक्ट को इनकरेज करना रादर देन द फॉरेन प्रोडक्ट। तो खादी मेकिंग को इनकरेज करने के लिए गांधी जी ने एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चलाया। फिर वुमन एजुकेशन, न्यू और बेसिक एजुकेशन, क्योंकि गांधी जी को पता था कि वुमन, किसान, लेबर और स्टूडेंट ये देश की ताकत है, जिसको अपलिफ्टमेंट करके ही देश का विकास होगा। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम था।
तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, देन एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस एंड boycott of foreign product, and education and women upliftment. That are the constructive, those are the constructive programs during non-cooperation movement and civil disobedience movement. ये एक 10 मार्क्स का मेंस का पीवाईक्यू था, जिसका पेज एकदम बहुत बढ़िया हमने क्लियर कर दिया है. लेट्स कंटिन्यू द लाइफ स्टोरी ऑफ महात्मा गांधी. 1922 में चौरी चौरा के बाद सिविल डिसोबीडियंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्थगित कर दिया, जिससे सब लोगों में काफ़ी रोष जगा और इसके एक इसका इम्पैक्ट भी हम बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी फिर जग गई, और जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे काफ़ी रिवॉल्यूशनरी हमें देखने को मिलेगा. खुदीराम बोस इज वन ऑफ देम. 1927 में साइमन कमीशन आया, जिसको इंडियन लोगों ने नकार दिया, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन ऑफिसर था ही नहीं. इसका भी अलग लेक्चर आएगा. फिर वन ऑफ द मेजर इवेंट, साइमन कमीशन 1927 में आता है. फिर 1929 में होता है कि रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कर लेते हैं, रादर देन द डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया. हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ इंडिया. और 26 जनवरी 1930 को तिरंगा वो लहराते हैं, जिसकी वजह से आज भी हम 26 जनवरी को हमारा रिपब्लिक डे की तरह हम सेलिब्रेट करते हैं. अब इसका बैकग्राउंड ये है कि तभी के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड इरविन थे, और उन्होंने काफी टैक्स इंडियंस के ऊपर इम्पोज किया था. और इस टैक्स में वन ऑफ द टैक्स वाज द सॉल्ट टैक्स. खाने के अंदर जो नमक डालते हैं उस पे भी उन्होंने टैक्स लगाया था. और गांधी जी ने सॉल्ट टैक्स को नाबूद करने के लिए एक आंदोलन कर दिया. दैट वाज द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दांडी यात्रा. और ये दांडी यात्रा स्टार्ट होती है 1930 में, 12 मार्च को 79 को वर्कर्स के साथ. वो साबरमती आश्रम से चल के जाते हैं, और गुजरात का जो साउथ पोर्शन है वहाँ पे दांडी है, वहाँ तक वो चल के जाते हैं. और 6 अप्रैल को सुबह वो लोग पहुँच जाते हैं, और सॉल्ट लॉ को गांधी जी नाबूद करते हैं और उसको तोड़ देते हैं. इसका भी अलग लेक्चर आएगा, व्हाट वाज द दांडी मार्च. ये एक गांधी जी की लाइफ स्टोरी चल रही है अभी. फिर दांडी से आगे चल के वो धरासना में भी सॉल्ट लॉ को तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां जाते जाते उनको पुलिस पकड़ लेती है. उसी वक्त बैकग्राउंड में चल ये रहा था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने के लिए ब्रिटेन तैयार था. तो इरविन ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनल्ड उनको बताया कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, इसलिए गांधी जी ने फर्स्ट राउंड, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें से फर्स्ट वन के दौरान ही दांडी मार्च हो रही थी और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था. तो इसकी वजह से गांधी जी ने वहां पे जाने से इनकार कर दिया. तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं गए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजोरिटी ऑफ इंडियंस को रिप्रेजेंट करती थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ही किसी मीटिंग में नहीं जाएगी तो वो वर्थ इट ही नहीं होगी मीटिंग. तो इसी वजह से उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं आया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का. तब रैमसे मैकडोनल्ड ने इरविन को बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता को बुलाओ
दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तब जाकर गांधी इरविन पैक्ट हुआ। वो पैक्ट को भी हम डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, गांधी जी लंदन जाते हैं। ये इस समय उस समय की तस्वीरें हैं। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। एक फन फैक्ट बताओ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल पे ही क्यों हुई थी? राउंड टेबल पे ही हुई थी, वो स्क्वायर पे क्यों नहीं हुई? वो ट्रायंगल टेबल पे क्यों नहीं हुई? दैट वाज द रीजन कि अगर टेबल स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल होता है तो उसमें रेक्टेंगल टेबल में क्या होता है कि जो वन साइड में हेड पोजीशन होती है, तो राउंड टेबल का मतलब ये है कि सभी जो लोग बैठे हैं टेबल के ऊपर वो इक्वल पोजीशन पे है। कोई ऊंचा, कोई हायर पोजीशन पे, कोई लोअर पोजीशन पे नहीं है। दैट वाज द रीजन बिहाइंड द राउंड टेबल। रेक्टेंगल नहीं रखा गया था, राउंड टेबल रखा गया था। दैट वाज द फन फैक्ट। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कंक्लूजन ये आता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर जो डिस्क्रिमिनेटरी क्लास थे उनके लिए मांगा था। तब रैमसे मैकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से गांधी जी को बहुत ही सदमा लगा। गांधी जी ने सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस से वापस आके फिर ये बोल दिया कि मैं अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन तब तक जब वो कंटिन्यू करते तो सेकंड डे मॉर्निंग को ही उनको गिरफ्तार कर दिया जाता है। बट वो येरवाड़ा जेल में उनको आ, एक स्पेक्यूलेटर की तरह रखा जाता है, बंदी बना के। और येरवाड़ा जेल में गांधी जी उपवास के ऊपर आ जाते हैं, अनशन कर लेते हैं कि हम देश का विभाजन नहीं करने देंगे। पहले हिंदू मुस्लिम को आपने सेपरेट इलेक्टोरेट के बेस ऊपर डिवाइड किया, अब हिंदू में भी आप लोग अपर क्लास, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड रूल करना चाहते हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने वहाँ पे अनशन स्टार्ट कर दिया, फास्टिंग और अनटिल डेथ। तो फिफ्थ डे के ऊपर फिर बी आर अम्बेडकर को बुलाया गया और गांधी जी को मनाया गया और उनका उपवास तोड़ाया गया। तब जाकर पुनः पैक्ट होता है, जिसमें फिर सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसका भी अलग से हम पूरा डिटेल देखेंगे। तो ये लाइफ स्टोरी कंटिन्यू चल रही है। फिर यहाँ पे गांधी जी ने अपनी जो पॉलिटिक्स थी उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन से दूर चले गए। उन्होंने फिर हरिजन यानी कि डिप्रेस्ड क्लास है उनका अपलिफ्टमेंट के लिए एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था हरिजन। और यंग इंडिया में भी उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट काफी आर्टिकल लिखे। ये स्टोरी थी अप टू 1933 टू 1940 तक उन्होंने ये सब सोशल अपलिफ्टमेंट और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स किए। अब आता है 1939। 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है और ब्रिटिशर्स ने विदाउट पूछे बिना, विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम लीग, जो 1935 के इलेक्शन में इलेक्टेड पीपल थे, उनकी परमिशन के बिना इंडिया को वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट कर दिया। इसके अगेंस्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी नेता ने वहाँ पे उनको रेजिग्नेशन दे दी उनकी पोस्ट से। और फिर गांधी जी ने भी स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई पगला नहीं लिया, कोई स्टेप्स नहीं लिए उन्होंने। लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि दिस इज द मोमेंट कि डू और डाई। तब उन्होंने 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होते ही थोड़े ही वीक्स में गांधी जी और जो मेजर लीडर थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। फिर 1944 में
कस्तूरबा की डेथ हो जाती है। उनके कुछ महीने बाद ही फरवरी में कस्तूरबा गुजर जाते हैं, और मई में, सॉरी नॉट मई, मार्च में महादेव भाई देसाई, उनकी डेथ हो जाती है। दोस आर द पीपल्स हु आर द क्लोजेस्ट ऑफ महात्मा गांधी। और मई 6 1944 को गांधी जी को जेल से रिलीज किया जाता है। 1942 से लेकर 1944 तक वो जेल में थे। एक फैक्ट ये भी था, फन फैक्ट, कि गांधी जी जितना उनकी लाइफ थी, उनका टोटली 2089 डेज इंडियन प्रिजन्स में रहे, प्लस 249 डेज साउथ अफ्रीका के प्रिजन्स में रहे। मतलब कि उनके लाइफ के 6.5 ईयर्स गांधी जी ने जेल में बिताए, इसलिए उनको महात्मा बोला जाता है। अब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, और बाद में बाद में उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा, काफ़ी मिशन भेजे, और इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन की बात भी चल रही थी। गांधी जी ने काफ़ी ट्राई किए थे कि जिन्ना को मना ले, लेकिन कोई उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। फिर लास्ट में उनको पार्टीशन माना ही गया, और माउंटबेटन प्लान को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अप्रूव कर दिया। So the day was came. 15th August 1947. The India became independent nation now. The sovereign, independent and democratic nation was born that day. 14th अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ, 15th अगस्त को इंडिया का। And the Nehru said on that night, at the stroke of midnight hour, when the whole world slept, and the whole world sleeps, India will awake to life and freedom. But where was the गांधी जी? गांधी जी कहाँ थे जब पूरा देश आजादी के जश्न में धूत था? तब गांधी जी वॉज एट नोआखली ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम के राइट्स हो रहे थे। उन्होंने फास्ट पे आ गए कि हिंदू मुस्लिम को राइट्स को रोकने के लिए, और वो राइट्स रुके। गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को फास्ट किया था, क्योंकि वो इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि जिसके लिए सभी फ्रीडम फाइटर्स ने अपना खून डाला था, जिस नेशन को आज़ाद कराने के लिए, आज वो नेशन के दो पार्ट हो गए थे। फिर ऐसा चलता है, और 1948 13 जुलाई, दैट वाज द इवेंट जब महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है। नथुराम गॉडसे 3 गोली चलाते हैं, और 3 shots of fired from his pistol, and Gandhi slumped to the ground at the Birla house with the word from his mouth, "Hey Ram," and the father of nation was no more. बट एक फैक्ट ये भी था कि गोली 13 जनवरी को नथुराम गॉडसे ने चलाई थी, बट 20 जनवरी को भी एक हादसा हुआ था, जिसमें मदन लाल ने बिरला हाउस पे, जहाँ पे गांधी जी की प्रोग्रेस करने वाली थी, प्रेयर की मीटिंग, वहां पे ही बॉम्ब डाला था। ये 20 जनवरी की बात है। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि 20 जनवरी को भी मदन लाल ने गांधी जी की प्रेयर जहाँ होने वाली थी, वहां पे बॉम्ब डाला था, फेंक दिया था। लेकिन वहां पे किसी को इंजरी नहीं हुई थी, बाय द गॉड ऑफ ग्रेस। और 10 दिन के बाद नथुराम गॉडसे ने
गोली चलाकर हत्या कर दी। लेकिन जब मदन लाल का जो बॉम्ब फेंकना था उसको भी गांधी जी ने माफ कर दिया था, एक भूल समझ के। तो अगर नथुराम गोडसे ने 3 गोली चलाई और फिर भी अगर गांधी जी जीवित रह जाते तो फिर भी वो नथुराम गोडसे को शायद माफ कर देते। एंड फिर राजघाट पे उनकी समाधि, उनको क्रिमेटेड किया गया और उनकी अस्थियां जो है वो गंगा जमुना सरस्वती के संगम यानी कि इलाहाबाद के नज़दीक 12 फरवरी को सेक्रेडेड किया गया उनको, इस इज एसिस। अब द सेकंड क्वेश्चन जो हम कवर करने वाले हैं ये है कि मैनी वॉइसेस हैव स्ट्रेंथन्ड एंड इनरिच्ड द नेशनलिस्ट मूवमेंट ड्यूरिंग गांधीयन फेज। वो कौन कौन से वॉइसेस है, कौन कौन से मेजर लीडर है जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को एक ऊर्जा दी। तो सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने मॉडर्न विजन दिया इंडिया को, सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल दिया, सोशलिस्ट प्रिंसिपल दिया, जो गांधी जी बता रहे थे कि स्टेटलेस सोसाइटी। फिर जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की। इस तरह से एज अ यंगर लीडर उन्होंने एक ऊर्जा दी टू यूथ टू ज्वाइन द मूवमेंट। फिर थे सरदार पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। वो ऑल्सो played important role to form the steel framework of Indian civil service, जिन्होंने बारडोली सत्याग्रह में गांधी जी ने उनको सरदार का बिरुद दिया था। तो इंडिया को यूनाइट करने में उनका मेजर रोल रहा है। तो उनका जो वॉइस था उन्होंने, फिर सुभाष चंद्र बोस, हालांकि उनका अप्रोच अलग था, गांधी जी नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे और सुभाष चंद्र बोस वायलेंस, नॉट द वायलेंस बट एग्रेसिवनेस को वो सपोर्ट करते थे। इंडियन नेशनल आर्मी के थ्रू उन्होंने इंटरनेशनल सपोर्ट को भी लेने के लिए और इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए काफी ट्राई किए थे। और गांधी जी को महात्मा का बिरुद भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर से वुमन लीडर्स जैसे कि सरोजिनी नायडू, कस्तूरीबा, फिर कमला नेहरू, ये सब ने भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का भी एक प्रोमिनेंट रोल रहा है। रीजनल लीडर्स जैसे कि सी राजगोपालाचारी, जिन्होंने साउथ में दांडी मार्च को एक्सटेंड किया था। फिर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसके जिसको फ्रंटियर का गांधी भी बोला जाता है, जिन्होंने रेड पांडा की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और सोशल रिफॉर्मर्स, हालांकि अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच थोड़े डिफरेंस थे थॉट्स में, मतभेद थे, नॉट मतभेद, दोनों अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे सोशल पीपल का, जो डिस्क्रिमिनेट हुए थे, डिप्रेस क्लास को। द अल्टीमेट एम ऑफ देयर आइडियोलॉजी वाज टू अपलिफ्ट द डिप्रेस क्लास पीपल। तो हमको ये जवाब मिल गया है कि मैनी वॉइसेस वो सपोर्टेड द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन गांधीयन एरा। दोस्त वाज जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर एंड वुमन लीडर्स। उनका भी एक पैराग्राफ लिखना है। फिर रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का भी लिखना, रिवॉल्यूशनरीज का भी लिखना है और रीजनल लीडर्स इनका भी लिखना है। तो ये हो गया, पूरे 2 क्वेश्चन को कवर कर दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम गांधी जी के जो विचार, थॉट, जो कि सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, इनको ये बेसिकली क्या है, दे आर नॉट द वर्ड्स, उसके ऊपर काफी निबंध लिखा जा सकता है और इसके ऊपर से हम ऐसे ऐसे में भी इनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।